अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं अब भी कहता हूँ कि इनसे सुलह कर लो, मकूकस ने कहा, लेकिन अब हमें जजिया कबूल करके सुलह खरीदनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ तुम सब ने लोगों को और फौज को गरमाया था कि मैं इन्हें मुसलमानों का गुलाम बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अब जाओ और लोगों से कहो कि जजिया कबूल करें और मुसलमानों के साथ सुलह कर लें। मकूकस का यह फैसला बिला जवाज नहीं था और उसके जर्नेलों की खामोशी और मुशीरों का सर झुका लेना भी बेमैनी नहीं था। सब दीवार से देख रहे थे कि बहर उनकी फौज और शहरियों की लाशें ही नहीं बिखरी हुई, बल्कि मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर खंदक से आगे आ गया था। खंदक ही एक रुकावट थी जो गुज़श्ता रात मुसलमानों ने रोमियों के बिछाए हुए पुलों से अबूर कर ली थी। खंदक किले की दीवार से बहुत दूर थी। दीवार और खंदक के दरमियान हरे भरे खेत और फलों के बागात थे। उन पर अब मुजाहिदीन इस्लाम का कब्जा हो गया था। मकूकस भी जानता था और उसके जर्नेल भी जानते थे कि मुसलमान जब किसी कले पर यलगार कर देते हैं तो कला लेकर ही दम लेते हैं। उन सब ने यही बेहतर समझा कि अपने लोगों को और फौज को इस हकीकत से आगाह कर दिया जाए कि मुसलमानों के साथ उनकी शर्त पर सुलह कर लेने में ही अपनी आफियत है। लोगों को हम कैल कर लेंगे। केरेस ने मकूकस से कहा, आप सुलह के सिलसिले में जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो करें। लोगों और फौजियों को कैल करना तो कोई मसला ही ना था। उस वक्त अपने हमले का अंजाम देखकर उनके हौसले बुरी तरह टूट गए थे और सारे शहर पर खौफो हिरास तारी था। पहले जो लोग नहीं मानते थे कि मुसलमानों में कोई पुरअसरार कुव्वत मौजूद है, अब वो भी मान गए। गुज़श्ता रात से पहले वो अपने आप को किले की दीवारों के अंदर महफूज समझते थे, लेकिन अब इन दीवारों से भी उन्हें खौफ आने लगा था। मकूकस अपने जर्नेलों और मुशीरों को अपने महल में ले गया और सिपा सलार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम एक पैगाम लिखवाया। मैं अमान और खैर सुगाली चाहता हूँ, मुझे मुलाकात का एक मौका दें। मेरे 2-4 रफ़ीक साथ होंगे और आप अपने 2-4 रफ़ीकों को साथ रखें और हम दोनों मिल बैठ कर सुलह समझौते का कोई रास्ता निकालेंगे। हो सकता है हम किसी बेहतर फैसले पर पहुँच जाएं। पैगाम एक कासिद को देकर उसी वक्त रवाना कर दिया गया। अमर बिन आस उस वक्त किले के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे जब मकूकस का पैगाम उन तक पहुँचा। उन्होंने अपने तमाम सलारों को बुलाया और अलग ले जाकर उन्हें मकूकस का पैगाम पढ़कर सुनाया। फिर उनसे पूछा कि वो क्या मशवरा देते हैं। साफ इनकार कर दें। सलार जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आपका ख्याल बिल्कुल सही है कि यह शख्स वक्त हासिल करने की कोशिश में है। अमर बिन आस ने दूसरे सलारों की तरफ देखा। सब ने जुबैर बिन अवाम की पुरजोर तईद की और मुतफिका तौर पर कहा कि मुलाकात ना की जाए। क्या तुम लोग मेरी मजबूरी नहीं समझते? अमर बिन आस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे क्या अहकाम भेज रखे हैं? अमीरुल मोमिनीन का बड़ा ही वाज़ेह हुक्म है कि मिस्र का हाकिम इन 3 शर्तों में से कोई एक मान ले तो उसके साथ सुलह कर लो, लेकिन अपनी शर्त पर 100% अमल दरामद करो। अब मकूकस ने हमारी एक शर्त मान ली है। मैं अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ अपनी हालत भी देख लो कि हम किस कैफियत में मुब्तला हैं। हमारे इर्द गिर्द पानी है। बेशक हमने खंदक अबूर कर ली है, लेकिन इस किले को सर करना कोई आसान काम नहीं होगा। खेतों और बागात में भी पानी ही पानी है। हम अभी किसी दूसरे शहर की तरफ पेश कदमी भी नहीं कर सकते। हमें पानी खुश्क होने का इंतजार करना पड़ेगा। अब दुश्मन की कैफियत का अंदाजा करो। इसके साथ ही दुश्मन का जहन पढ़ने की कोशिश करो। इस वक्त रोमी फौज के हौसले टूट फूट चुके हैं। हमने उनके जो कैदी पकड़े हैं उन्होंने बताया है कि फौज के साथ शहर के लोग भी हमले में शामिल थे। इससे हमें यह फ़ायदा मिला कि शहर के लोगों पर भी हमारे मुजाहिदीन की धाक बैठ गई है, लेकिन ये लोग किले की पनाह में बैठे हैं। पेशतर इसके कि इनके हौसले बहाल हो जाएं। हमें इनकी यह शर्त कबूल कर लेनी चाहिए कि वो जजिया अदा करें। अगर ये लोग संभल गए तो फिर ये इस शर्त से भी फिर जाएंगे। तमाम सलार अपने सिपा सलार से मुतफिक हो गए और मकूकस के पैगाम का जवाब यह दिया गया कि वो बाहर आकर जहाँ चाहे मुलाकात करे। तारीख में यह वाज़ेह नहीं कि उनकी मुलाकात कहाँ हुई, सिवाय इसके कि मकूकस और मुजाहिदीन के सिपा सलार अमर बिन आस की मुलाकात हुई। मकूकस के साथ 2 जर्नेल और 2 मुशीर थे और अमर बिन आस के साथ 3-4 सलार थे। अमर बिन आस ने मकूकस को कोई और बात करने का मौका ही ना दिया, सिवाय इसके कि वो इताअत कबूल कर ले और जजिया अदा करे। मकूकस तो यही सोच कर आया था और यह उसका फैसला था कि मुसलमानों की इताअत कबूल की जानी है और जजिया अदा किया जाएगा। चुनाचे जो जजिया तय पाया वो 2 दिनार फी कस था। यह सिर्फ बालिग मर्दों को अदा करना था। न बालिग लड़कों और लड़कियों, औरतों और बूढ़े मर्दों को जजिया से मुस्तस्ना रखा गया।
मकूकस हैरान रह गया कि इतना थोड़ा जजिया मुकर्रर किया गया है। अमर बिन आस ने मकूकस से यह भी मनवा लिया कि मुसलमानों की कोई जमात जहाँ कहीं भी चाहेगी कुछ दिन क्याम कर सकेगी, और अगर 2-3 मुसलमान किसी मजबूरी के तहत किसी मिस्री के घर ठहरेंगे तो घर वाले 3 दिन उनकी मेज़बानी करेंगे। इस मुआहदे में अमर बिन आस ने मकूकस के मुतालबे के बगैर ही यह भी शामिल किया कि मिस्रियों की ज़मीन, माल व अम्वाल, उनके गर्जे और दीगर इबादत गाहें और खुश्की या दरिया में कोई भी मलकियत होगी ये उन्हीं की रहेगी और मुसलमान उनकी हिफाजत करेंगे। मिस्रियों की तिजारत पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। मिस्री ताजर जहाँ से चाहें माल ला सकेंगे और किसी भी मुल्क को अपना माल भेज सकेंगे। मकूकस ने इस मुआहदे पर अपनी मुहर सब्त कर दी, लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि इस मुआहदे की मंजूरी शाह हरकल से लेनी ज़रूरी है। उस वक्त तक दोनों तरफ की फ़ौजें जहाँ हैं वहीं रहें और मंजूरी जल्दी आ जाएगी। ये मुलाकात और मुआहदा मुजाहिदीन इस्लाम की बहुत बड़ी फतह थी। मकूकस वापस अपने कला बाबिलोन में आ गया तो अपने साथ गए हुए जर्नैलों और मुशीरों से सलाह मशवरा किया कि हरकल को किस तरह इतला दी जाए। आम तरीका तो यह था कि हरकल के नाम पैगाम एक एलची लेकर जाया करता था, लेकिन मकूकस ने कहा कि यह मसला इतना अहम है कि हरकल न जाने कैसे कैसे सवाल करे और एलची जवाब न दे सके। सब ने बेयक जबान से मशवरा दिया कि वो खुद बजंतिया चला जाए और हरकल को मुतमईन कर दे। हरकल को मकूकस ही मुतमईन कर सकता था। मकूकस नील के रास्ते सिकंदरिया को रवाना हो गया। सिकंदरिया से उसे बजंतिया जाना था, लेकिन मौरख लिखते हैं कि न जाने क्या वजह हुई और उसने क्या सोचा कि मकूकस सिकंदरिया रुक गया और वहां सुलह के मुआहदे की पूरी तफसीलात लिखकर एक एलची को दी कि वो बजंतिया जाए और हरकल के हवाले कर दे। मुआहदे की वो असल तहरीरें भी साथ भेज दी जिस पर अमर बिन आस और मकूकस ने दस्तखत करके अपनी अपनी मोहरें लगाई थी। कुछ दिनों बाद एलची बजंतिया पहुंचा। हरकल मिस्र की सूरत हाल मालूम करने के लिए इतना बेताब था कि उसे इतला मिली कि मिस्र से एलची पैगाम लाया है, तो हरकल खुद बहर को दौड़ पड़ा और पैगाम एलची के हाथ से छीन कर अंदर ले गया और पढ़ने लगा। उसने जब मुआहदा देखा तो उसके तन बदन को आग लग गई और जब उसने मुआहदे की तफसीलात पढ़ी तो वो गुस्से से बौला होने लगा। एलची को अंदर बुलाया, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? हरकल ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या यह मुआहदा सिर्फ बाबिलोन के लिए है या उस बदबख्त मकूकस ने पूरे का पूरा मिस्र मुसलमानों की झोली में डाल दिया है? और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जजिया वसूल करके मुसलमान वापस चले जाएंगे या मिस्र के बादशाह बन बैठेंगे? नहीं कैसर रोम, एलची ने जवाब दिया, मुझे फरमा रवाए मिस्र ने कोई ऐसी बात नहीं बताई सिवाय इसके कि यह पैगाम आपके हजूर पेश कर दूं। कहाँ है वो? हरकल ने पूछा और खुद ही जवाब दिया, बाबिलोन में होगा। नहीं कैसर रोम, एलची ने जवाब दिया, सिकंदरिया में। आपके जवाब का वहीं इंतजार करेंगे, अभी रवाना हो जाओ। हरकल ने हुक्म दिया, तुम्हें बादबानी जहाज तैयार मिलेगा, फौरन सिकंदरिया पहुंचो और मकूकस से कहो कि उसी जहाज पर आए और मेरे पास पहुंचे। न जाने कितने दिनों बाद मकूकस बजंतिया पहुंचा और हरकल से मिला। हरकल ने रस्मी तौर पर भी मकूकस को शाही एहतराम ना दिया। मकूकस आखिर इतने बड़े मुल्क का फरमा रवा था, लेकिन हरकल का रवैया ऐसा था जैसे मकूकस उसका गुलाम हो। हरकल ने उससे पहली बात यह पूछी कि इस मुआहदे के बाद मुसलमान मिस्र से चले जाएंगे या नहीं? नहीं, मकूकस ने भी कदरे बेरुखी से जवाब दिया, वो मिस्र से चले जाएंगे। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। हरकल ने कहा, मुआहदे में लिखा है कि मुसलमानों की कोई भी जमात जहां चाहेगी जा सकेगी और जहां चाहेगी क्याम करेगी, और 2-4 मुसलमान किसी मजबूरी के तहत किसी मिस्री के घर रुकेंगे तो उस मिस्री पर उनकी मेजबानी फर्ज होगी। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुसलमान नहीं जाएंगे। इसके बाद हरकल ने मकूकस से इतने ज़्यादा सवाल पूछे और इतनी वजाहतें मांगी कि मकूकस परेशान हो गया और मुर्रखीन के मुताबिक उसने सोचा कि हरकल को हकीकत से आगाह कर ही दिया जाए। कैसर रोम, मकूकस ने कहा, आप इन अरबों की जवान मर्दी, शुजात और कट मरने के अज़म से न वाकिफ नहीं। आपका उनके साथ मुकाबला हो चुका है और आपने इसका अंजाम भी देखा है। क्या आप मुझसे इत्तफाक नहीं करेंगे कि इन मुसलमानों को शिकस्त देना कम अज़ कम हमारी इस फौज के लिए मुमकिन नहीं? मेरे सामने सिवाय सुलह के इस मुआहदे के कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कला बाबिलोन को उनसे बचाने की कोशिश की है। अगर मुसलमानों ने बज़ोर शमशीर बाबिलोन ले लिया तो फिर सारा मिस्र उनके कदमों में पड़ा होगा। देखो मकूकस, हरकल ने कहा, तुम पहले भी मुझे शाम की शिकस्त और वहां से पसपई का ताना दे चुके हो। अब तुम मुसलमानों की इताअत कबूल कर चुके हो, उन्हें जजिया अदा करने का फैसला कर चुके हो और मिस्र में उनकी मौजूदगी और हुकूमत को भी बर्दाश्त कर रहे हो। फिर भी तुम मुझे शाम की शिकस्त का ताना दे रहे हो।
मकूकस ने उसका यह वहम रफा करने के लिए बहुत कुछ कहा कि वो उस पर तंज नहीं कर रहा बल्कि एक हकीकत बयान कर रहा है, लेकिन हरकल उसकी कोई दलील कबूल नहीं कर रहा था। क्या तुम यह समझते रहे कि मैं मिस्र से इतनी दूर हूँ और मुझे वहाँ के हालात की कुछ खबर ही नहीं? हरकल ने कहा, मुझे पल पल की खबर मिलती रही है। शाम के हालात कुछ और थे और मिस्र के हालात कुछ और हैं। मिस्र में हमारी 1 लाख फौज मौजूद है और इस 1 लाख में से सिर्फ 12,500 फौज लड़ी है। अगर इस फौज की क़ियादत अक्लमंदी से की जाए तो इन मुट्ठी भर मुसलमानों को मिस्र के रेगिस्तान में रौंदा और मसला जा सकता है। मिस्र में हमारी फौज बड़े मजबूत कलों में महफूज है। ये ज़रा जितने मुसलमान इस फौज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे यकीन है मकूकस, कोई ऐसा राज है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। मकूकस को भी गुस्सा आ गया और उसने 1-2 जली कटी सी कह दी। तुम अपना सबसे बड़ा और शर्मनाक जुर्म सुन लो। हरकल ने कहा, जिन्हें तुमने मेरे कत्ल के लिए भेजा था वो मेरे हाथों कत्ल हो गए हैं। अब तुम गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हो। तुमने बुज़दिली का मुजाहरा किया और मिस्र अरबों के लिए खाली छोड़ दिया है। हरकल ने जब उस लड़की को और उसके साथ जाने वाले दोनों आदमियों को जो उसे कत्ल करने गए थे जलाद से कत्ल करवा दिया था, तो उसने अपने मुशीरों और 1-2 जर्नलों को बुलाकर यह वाक़या सुनाया था और कहा था कि वो इस साजिश के जवाब में मकूकस को कत्ल करवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा और इंतकाम इस तरह लेगा कि मकूकस को रियाया के सामने जलीलो ख्वार होने के लिए छोड़ देगा। अब हरकल को वो मौका मिल गया था। उसने तो जैसे तय कर लिया था कि मकूकस की बात और कोई दलील नहीं सुनेगा। वो जानता था कि रोम की फौज जो मिस्र में है वो नफसियाती लिहाज से और हौसले के लिहाज से लड़ने के काबिल नहीं, लेकिन उसने मकूकस से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था। हरकल ने उसी वक्त हाकिम शहर और कोतवाल को बुलाया। वो दौड़ते हुए पहुंचे। हरकल ने हुक्म दिया कि मकूकस को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल दी जाएं और इसे बजंतिया शहर में घुमा फिरा कर और फिर एक जगह रुक कर लोगों को इकट्ठा किया जाए और ऐलान किया जाए कि यह शख्स गद्दार है और इसने मिस्र मुसलमानों के मुट्ठी भर लश्कर के हवाले कर दिया है। इसके बाद इसे सल्तनत रोम से निकाल दिया जाए, इसकी हथकड़ियाँ खोल दी जाएं, लेकिन बेड़ियाँ पाँव में रहें और इसे और ज़्यादा जलीलो ख्वार करके सल्तनत बदर कर दिया जाए। हरकल के हुक्म की तामील हुई। मकूकस को हरकल के हुक्म के मुताबिक जलीलो ख्वार करके सल्तनत बदर कर दिया गया। हरकल ने इंतकाम ले लिया। हरकल ने सुलह का मुआहदा मनसूख कर दिया और इसकी इतला सिपा सलार अमर बिन आस को भेज दी, जो दिसंबर 640 ईस्वी में भेजी गई थी। अमर बिन आस ने कला बबलून पर यलगार करने का मंसूबा तैयार कर लिया, जो बज़ाहिर नामुमकिन था। कोतवाल और हाकिम शहर जब हरकल के हुक्म की तामील के लिए मकूकस को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाने के लिए बाहर ले गए, तो हरकल की मलका मर्तीना तकरीबन दौड़ती हुई उस कमरे में गई जहां हरकल अपनी अदालत या दरबार लगाया करता था। उसने देखा कि हरकल निढाल बैठा था और उसके चेहरे का रंग जर्द था। आफरीन शहनशाह हरकल, मलका मर्तीना ने कहा, गद्दार को यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। मौत तो कोई सज़ा ही नहीं होती। इंसान दुनिया के झंझट से आज़ाद हो जाता है। यह शख्स मकूकस मिस्र का बादशाह बना हुआ था, अब जलीलो ख्वार होता फिरेगा। इसके चेहरे पर लिखा नजर आएगा कि यह गद्दार है। मर्तीना, हरकल ने आह लेकर कहा, इसे इतनी कड़ी सजा देकर मुझे खुशी नहीं हुई। रोम की सरजमीन ने कभी गद्दार पैदा नहीं किया था। लानत भेजो इस पर। मलका मर्तीना ने कहा, इसने अपने आप को नहीं सल्तनत रोम को धोखा दिया है। दिल पर गम और अफसोस का इतना बोझ न डालें। आपका तो रंग ही पीला पड़ गया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हरकलियोनास को मिस्र भेज देती हूँ। वो वहाँ जाकर क्या करेगा? हरकल ने नहीफ सी आवाज़ में कहा, वहाँ मेरे आजमाए हुए जर्नेल भी घुटने टेक रहे हैं। मैं जानती हूँ आपका मतलब क्या है। मर्तीना ने कहा, वो लड़ नहीं सकेगा, लड़ा भी नहीं सकेगा, लेकिन जर्नेलों पर नज़र रखेगा कि कोई खुल्लम खुला या दर पर्दा मुसलमानों के साथ इस तरह सुलह समझौते ना करे जिस तरह मकूकस ने किया था। मेरा बेटा हरकलियोनास ये काम खुश असलूबी से करेगा। मुझे जाना चाहिए। हरकल ने कहा, यह कुस्तंतीन वहाँ जाए। तुम जानती हो कुस्तंतीन तजर्बाकार जर्नेल है, लेकिन मेरी सेहत इतनी बिगड़ गई है कि ना मैं खुद जा सकता हूँ, ना मैं कुस्तंतीन को भेजना चाहता हूँ। यहाँ के मामलात और अमूर कुस्तंतीन ही चला रहा है और मैं चाहता भी यही हूँ कि मेरा यही बेटा सल्तनत रोम की बाग दौड़ संभाले। मलका मर्तीना के चेहरे पर नागवारी और बेजारी का तासुर आ गया, लेकिन वो कोशिश करके होंठों पर मुस्कुराहट ले आई। ये आपने ठीक कहा। मर्तीना ने बज़ाहिर खुशगवार लहजे में कहा, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब मालूम होती है। मैं तबीब को बुलवाती हूँ। मिस्र का गम दिल से उतार दें। वहाँ थियोडोर है और वहाँ जॉर्ज भी है। मर्तीना गैर मामूली तौर पर हसीन और जमील औरत थी। वो जितनी हसीन थी उससे कहीं ज़्यादा मक्कार और अय्यार थी।
किसी भी तारीख में ये नहीं लिखा कि हरम की औरतों के अलावा हरकल की बाकायदा बीवियां कितनी थीं। उनमें एक मर्तीना थी जिसकी हैसियत सूरज जैसी थी, बाकी सब चांद और सितारों जैसी थीं। हरकल को अच्छी तरह मालूम था कि मर्तीना उस पर गालिब आ गई है और उसे यानी हरकल को इस गलबे से निकलना है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रहती थी। यहाँ तक कि हरकल के दिल में मर्तीना का खौफ सा बैठ गया था। हरकलियोनास मर्तीना का बेटा था। वो उसे हरकल का जानशीन बनाने की कोशिशों में लगी रहती थी, लेकिन हरकल की एक और बीवी से कुस्तनतीन उसका बेटा था, जो हरकलियोनास से उम्र में खासा बड़ा था। हरकल कुस्तनतीन को जानशीन बनाना चाहता था। अब हरकल ने देखा कि मलका मर्तीना उसके इस फैसले पर उसे खराज तहसीन पेश कर रही है कि उसने मकूकस को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर सल्तनत बदर कर दिया है। मर्तीना हरकल की सेहत के मुतालिक भी परेशान नजर आती थी, लेकिन हरकल अच्छी तरह जानता था कि यह महज दिखावे की हमदर्दी है। मर्तीना ने कहा था कि वो अपने बेटे हरकलियोनास को मिस्र भेज देगी। हरकल ने कहा कि वो कुस्तनतीन को भेजना चाहता है, लेकिन अपनी सेहत के पेशे नज़र नहीं भेज सकता। हरकल समझ गया कि मर्तीना इस सूरत हाल से अपना मतलब पूरा करना चाहती है, जो मकूकस की जना वतनी से पैदा हो गई है। लेकिन हरकल ने कुस्तनतीन का नाम लेकर मर्तीना की ख्वाहिश रद्द कर दी। मर्तीना तबीब को बुलवाने के लिए बाहर निकल गई थी। हरकल की सेहत मुसलसल और तेजी से गिरती जा रही थी। वो बूढ़ा तो हो ही गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बुढ़ापा उसे इस कदर माजूर कर देता। बुढ़ापा जिस्म को लागर कर दिया करता है, लेकिन जहन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिमागी सलाहियतें अच्छे बड़े तजर्बात की बदौलत और ज्यादा तेज और करामत हो जाती हैं। इंसान दानिशमंद बन जाता है, लेकिन हरकल जहनी तौर पर भी कमजोर हो गया था। यह भी एक वजह थी कि वो मलका मर्तीना और उनके बेटे हरकुलियोनास से डरता था। तमाम मुर्रखीन ने हरकल को खराज तहसीन पेश किया है। उन मुर्रखीन में मुसलमान भी शामिल हैं। उन्होंने लिखा है कि हरकल सूरज बनकर सल्तनत रूम के उफक से उभरा था और उसने रूमी सल्तनत को बड़ी दूर दूर तक फैला दिया था। यहाँ तक कि पूरे का पूरा मुल्क शाम भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था और उसकी नजरें अरब पर लगी हुई थीं। ये हरकल ही था जिसने किसरा ईरान की हेबतनाक जंगी कुव्वत को शिकस्तें देकर पहले मिस्र से बेदखल किया और फिर शाम से भी ईरानियों को भगाया और उनकी सल्तनत इराक तक महदूद कर दी थी। वही हरकल जो इज्जत व अजमत और शहनशाहियत का आफताब बनकर चमक रहा था, अब उसकी इज्जत व अजमत नंगो हिजमत में बदल गई थी। किसरा ईरान की 1.25-2 लाख नफरी की फौज को घुटनों पर बिठा देने वाला हरकल चंद हजार मुसलमानों के लश्कर के आगे बेबस और मजबूर हो गया था। इन कलील तादाद मुजाहिदीन ने उसे शाम से भगाया था और अब मिस्र भी उससे छीन रहे थे। हरकल बजंतिया में हसरत व यास का बुत बना बैठा था। आम ख्याल यही था कि हरकल को सल्तनत रोम के सुकड़ने का गम खा गया है। मिस्र के किप्ती सही कहते थे कि हरकल ने जिस बेदर्दी और बेईमाना अंदाज से किप्तियों का कत्लेआम किया है, उसकी सजा उसे दुनिया में ही मिल रही है। गैर जानबदार दानिशमंद कहते थे कि कमाल और जवाल का चोली दमन का साथ है। जैसे हर चमकता सूरज उफक से उभरता उफक में गरूब हो जाता है और पीछे रात की तरीकी छोड़ जाता है, लेकिन पसे पर्दा झांकिए तो मौरखीन कोई और ही कहानी सुनाते हैं। मलका मर्तीना ने तबीब को बुलवाया था। तबीब तो हर लम्हा शाही हुक्म का मुंतजर रहता था। मलका का हुक्म पहुंचते ही वो दौड़ा आया, लेकिन मर्तीना उसे सीधा हरकल के पास ले जाने की बजाय अपने कमरे में ले गई। ये तबीब और इस तरह के और सब आदमी जो महल में मुख्तलिफ कामों पर मामूर थे, शाही खानदान के गुलाम बने रहते थे और इशारे के मुंतजर रहते थे, और बादशाह मलका किसी शहजादे या शहजादी के बुलावे पर दुम हिलाते दौड़ते पहुंचते और उन लोगों के हुक्म बजा लाकर फख्र महसूस करते थे। बात बात पर झुक जाते और फिर काम में जुट जाते थे। इस तबीब का अंदाज भी ऐसा ही था, लेकिन जो ही वो मर्तीना के कमरे में दाखिल हुआ, उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया। यूं लगता था जैसे ये शख्स मलका मर्तीना का कोई करीबी अजीज हो या बेतकल्लुफ दोस्त। क्या हाल है? तबीब ने मर्तीना के कहे बगैर बैठते हुए पूछा। दिमाग ठिकाने आया या नहीं? नहीं, मर्तीना ने जवाब दिया, वहीं का वहीं है। मैंने अभी अभी एक मौका देख कर कहा कि हरकुलियोनास को मिस्र भेज देते हैं कि जर्नेलों की हुक्मरानी करे और इस तरह गद्दारी का खतरा टल जाएगा, लेकिन हरकल ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो खुद जाए या कुस्तनतीन को भेजा जाए। हरकुलियोनास इस काम के काबिल नहीं। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? तबीब ने पूछा। तुम अपना काम जारी रखो, मर्तीना ने कहा। अब यही एक इलाज रह गया है। मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे यह शख्स अपनी जिंदगी में ही कुस्तनतीन को तख्त पर बिठा देगा। आज इसे देखकर बताऊं कि यह कितने दिन और जिंदा रहेगा। अब मैं जल्दी में हूँ। मलका मोहतरमा, तबीब ने कहा, एक बात जो शुरू ही से कहता चला आ रहा हूँ, आज फिर वही बात कहूँगा। आपका मकसद 2-4 लम्हों में पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो पकड़ा ही जाऊँगा।
मेरे साथ आप भी पकड़ी जा सकती हैं। ये काम आहिस्ता आहिस्ता होने दें। क्या आप इसके असरात देख नहीं रही? किसी को शक तक नहीं हो रहा। मैंने अच्छे अच्छे दानिशमंदों की जबान से सुना है कि हरकल को पे दर पे शिकस्तों का गम खा रहा है। कहीं से कोई बहुत ही काबिल तबीब ले आए, उसे भी पता नहीं चलेगा कि शाह हरकल को गम नहीं बल्कि कुछ और खा रहा है। हर तबीब यही कहेगा कि शाह हरकल की जो जिला तो ख्वारी हुई है और हो रही है, इसका असर उसकी सेहत पर बहुत बुरा पड़ा है। उठो, ज्यादा वक्त न लगे। मर्तीना ने कहा। वो ये ना कह बैठे कि तबीब इतनी देर से क्यों पहुंचा है। ये तबीब उधेड़ उम्र आदमी था। पहले मर्तीना हरकल के कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे तबीब अंदर गया। रुककर पहले झुका, सीधा हुआ और दायां बाजू आगे करके रोमी अंदाज से हरकल को सलाम किया। फिर तेजी से आगे बढ़ा और हरकल की नब्ज पर हाथ रख दिया। नब्ज छोड़कर उसके पपोटे दोनों अंगूठों से ऊपर किए और उसकी आंखों में झांका। इस तरह हरकल का मुआयना करके उसके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। कैसर रूम, तबीब ने कहा, सल्तनत रूम आपके दम से कायम है। फतह शिकस्त इंसान के साथ साथ लगी आ रही हैं। आप मुझसे ज्यादा अक्ल और दानिश रखते हैं। अगर आपने इस तरह हाथ पांव छोड़ दिए तो शिकस्त आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। हौसला करें, इस तख्त पर बैठे बैठे ही आप इस आर्जी शिकस्त को फतह में बदल सकते हैं। मैं कियाफिया सनाज भी हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो इलाके सल्तनत रूम से निकल गए हैं, उनसे कुछ ज्यादा ही इलाके वापस सल्तनत रूम में आएंगे। मलका मौजमा आपको देख देख कर अकेली बैठी रोती रहती हैं। मैं इन्हें भी यही यकीन दिलाता हूँ कि सल्तनत रूम मजीद सुकड़ेगी नहीं, बल्कि अब इसकी वसअत शुरू हो जाएगी। बातें कम करो। मर्तीना ने जरा गुस्से से तबीब को कहा, अगर तुम इनका इलाज नहीं कर सकते तो साफ बता दो, हम तुम्हें इसकी सजा नहीं देंगे। मैं गम खाने वाला आदमी नहीं था। हरकल ने कहा, मैं इतनी कमजोर फितरत का आदमी होता तो रूम के बादशाह का तख्ता उलटकर सल्तनत रूम को इतनी वसअत ना दे सकता। अब एक दुख ने मेरे दिल पर असर किया है। दुख यह है कि रूमियों में भी गद्दार मौजूद हैं। फिर भी तुम और अच्छी तरह देखो, मुझे कोई और ही रोग लग रहा है। मैं देख चुका हूँ कैसर रूम, तबीब ने कहा। मैं आज दवाइयाँ बदल रहा हूँ। मैं तुम्हें पूरा मौका दे रहा हूँ। हरकल ने कहा, जाओ और फौरन दवाइयाँ भेजो। तबीब फौरन उठा और रोमी तरीका अदाब से हरकल को सलाम करके उल्टे कदम दरवाजे तक गया और फिर बाहर निकल गया। मर्तीना हरकल को यह कहकर कमरे से निकली कि वो तबीब के साथ एक आदमी को भेजेगी जो फौरन दवाइयाँ ले आएगा। मर्तीना एक बार फिर तबीब को अपने कमरे में ले गई और पूछा कि अब उसका क्या ख्याल है, काम जल्दी हो जाएगा। तबीब ने कहा, मेरा अंदाजा है कि डेढ़ ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और लगेंगे, फिर इस तख्त पर आपका बेटा हरकुलियोनास बैठा होगा। मैं उस वक्त तुम्हें वो इनाम दूंगी कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। मर्तीना ने कहा, मैं तुम्हें ज्यादा देर रोकूंगी नहीं, दवाइयाँ जल्दी भेजो और बताओ क्या चाहिए। आपका काम हो रहा है। तबीब ने कहा, मुझसे ना पूछा करें कि मुझे क्या चाहिए। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मर्तीना दूसरे कमरे में गई। वापस आई तो उसके हाथ में सोने का एक टुकड़ा था जिसे सोने की ईंट कहा जाता है। आज के हिसाब के मुताबिक उस टुकड़े का वजन कमोबेश 30 तोले था। यह पहला ही इनाम नहीं था। मर्तीना उसे ऐसे ही इनामात से नवाजती रहती थी। शाम को एक खूबसूरत लड़की भी तुम्हारे पास भेज दूंगी, लेकिन सुबह का उजाला निखरने से पहले उसे भेज देना। मर्तीना ने एक आदमी को बुलाया और उसे कहा कि वो तबीब के साथ जाए और दवाइयाँ ले आए। हिस्पानवी मुर्रख फर्डिनेंड ने लिखा है कि यह ऐसा राज था जो मलका मर्तीना और तबीब के सिवा किसी को मालूम नहीं था। किसी को शक तक न हुआ कि हरकल को दवाइयों में कोई ऐसी जहरीली दवाई दी जा रही है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।